1700 करोड़। इंडिया का ई स्पोर्ट्स मार्केट 1700 करोड़ के आसपास है और अब रिलायंस इस सेक्टर में एंटर कर रहा है। रिलायंस यूरोप के ई स्पोर्ट्स कंपनी ब्लास्ट के साथ एक जेवी कर रहा है। ब्लास्ट एक एंटरटेनमेंट एंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है। लेकिन रिलायंस इस सेक्टर में क्यों एंटर कर रहा है? देखो, ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है और इंडिया का गेमिंग मार्केट बहुत बड़ा है। ये 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 29 तक ये इंडस्ट्री $9.2 बिलियन तक का हो जाएगा। एंड जो मार्केट इतना फास्ट ग्रो कर रहा हो वो रिलायंस कैसे छोड़ दे? इनफैक्ट रिलायंस ऑलरेडी जियो गेम्स के साथ क्लाउड गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर कर चुका है, तो इंटेंट क्लियर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम रिलायंस और ब्लास्ट के इस जॉइंट वेंचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि जॉइंट वेंचर का एम क्या है, बट जहां ग्रोथ है वहां चैलेंजेस भी होंगे। तो लास्ट सेगमेंट में हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री को समझते हैं। दोस्तों, जो वीडियो गेम्स ज्यादा खेलने के लिए हमें बचपन में डांट पड़ती थी, वो आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। गेमिंग एक ब्रॉड टर्म है और इस इंडस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: मोबाइल गेमिंग, पीसी गेम्स एंड कंसोल गेम्स। मोबाइल गेम्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लगभग 78% मार्केट शेयर इसी कैटेगरी का है। मोबाइल गेमिंग का मार्केट साइज लगभग $3 बिलियन का है। हाँ, BGMI और फ्री फायर जैसे गेम्स इस सेगमेंट में आते हैं। फिर आते हैं पीसी और कंसोल गेम्स। इस चार्ट में इनका मार्केट शेयर भी दिया है। मोबाइल गेमिंग में भी रियल मनी गेमिंग या RMG आता है। पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स और दूसरे स्किल बेस्ड गेम्स, ये सब RMG में आते हैं। इंडियन गेमिंग सेक्टर में मोबाइल गेमिंग सबसे बड़ा है, उसमें भी RMG सेगमेंट ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन GST हाइक के कारण RMG का ग्रोथ स्लो हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में इस सेगमेंट का ग्रोथ रेट 25% था, लेकिन 2024 से 2028 तक CAGR 10% तक गिर सकता है और इसीलिए शायद अब ई स्पोर्ट्स का मार्केट बढ़ रहा है। EY के 2024 फिक्की या फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में 1.8 मिलियन इंडियंस ने ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। 2024 में ये नंबर 2.5 मिलियन तक बढ़ सकता है, मतलब एक ही साल में 38% से भी ज्यादा ग्रोथ। और इस ग्रोथ के पीछे हमारे यूथ पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। हमारा मीडियन एज अराउंड 28 ईयर्स है। और तो और अब हमारे PM मोदी ने भी इंडिया के कुछ पॉपुलर गेमर्स के साथ एक मीटिंग भी किया है। तो बच्चों का ये गेमिंग ऑब्सेशन तो बनता ही है ना। मुझे पर्सनली गेमिंग बहुत पसंद है। वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक, ये सारे गेम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट और मस्ती तो सिर्फ एक पार्ट है गेमिंग का। ई स्पोर्ट्स में काफी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और इन कॉम्पिटिशन्स के प्राइस पूल्स भी यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं। 2023 में ई स्पोर्ट्स के प्राइस पूल का साइज लगभग 30 करोड़ रुपीस का था, ऑलमोस्ट IPL 2025 के प्राइस पूल जितना बड़ा। IPL 2025 का प्राइस पूल लगभग 33 करोड़ रुपीस है। तो जाहिर सी बात है कि लोग इन गेम्स को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। पावर अप्स लेंगे, गन्स खरीदेंगे, सूट्स और हेलमेट्स लेंगे और क्या कुछ नहीं। और इन्हीं इन ऐप परचेजेस से कंपनीज कस्टमर्स को रिटेन कर पाते हैं और पैसे कमा पाते हैं। इन ऐप परचेजेस भी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। इन ऐप परचेजेस का रेवेन्यू FY24 में ईयर ऑन ईयर 41% बढ़ा है। अब आई होप आपको इस सेक्टर का थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इसी बढ़ते सेक्टर को केटर करने के लिए रिलायंस ब्लास्ट के साथ जॉइंट वेंचर बना रहा है। बट व्हाई ब्लास्ट? ये क्या है? ब्लास्ट एक यूरोप बेस्ड ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है। इनफैक्ट ये दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स में से एक है। ब्लास्ट का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां वो इन टूर्नामेंट्स को ब्रॉडकास्ट करता है। 2025 में ब्लास्ट के प्लेटफॉर्म से लगभग 2 बिलियन व्यूज जनरेट हो सकते हैं। ब्लास्ट PUBG, Dota 2, काउंटर स्ट्राइक, फोर्टनाइट, रेनबो 6 और रॉकेट लीग जैसे गेम्स के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। हर महीने 350 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स इन गेम्स को खेलते हैं। अब अगर रिलायंस की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल आर्म है, राइज वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। और ब्लास्ट के साथ भी राइज ही जॉइंट वेंचर बना रहा है। राइज ऑलरेडी इंडियन सुपर लीग, लैक्मे फैशन वीक, टाटा ओपन महाराष्ट्र, जियो वंडरलैंड जैसे बहुत सारे इवेंट्स मैनेज करता है। राइज स्पॉन्सरशिप, कंसल्टिंग, एथलीट मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसे कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में एंटर करने का प्लान कर रहा है। अब देखो, हमने ये तो समझ लिया कि रिलायंस को इस सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है, इसलिए शायद वो इस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। लेकिन रिलायंस किसी भी सेक्टर में आता है ना, तो उसे डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो उन सेक्टर्स में एंटर करता है जहां उनके खुद के स्ट्रेंथ्स हो, जैसे जियो का कैंपा कोला। गेमिंग इंडस्ट्री में भी रिलायंस के पास कुछ एडवांटेजेस हैं जिस वजह से वो शायद इस स्पेस को एंटर कर रहा है। पहला, ई स्पोर्ट्स सेक्टर में उनका एग्जिस्टिंग प्रेजेंस। दूसरा, जियो हॉटस्टार का लेटेस्ट मर्जर। और तीसरा, रिलायंस का नेटवर्क और टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रेजेंस। चलिए इन एडवांटेजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है जियो का ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में प्रेजेंस।
जियो गेम्स के थ्रू रिलायंस ऑलरेडी क्लाउड गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स भी रखता है। जियो गेम्स के पास ऑलरेडी 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इन सब्सक्राइबर्स में उनके जियो नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। मुझे तो ऑनेस्टली जियो गेम्स के बारे में इस न्यूज़ के बाद ही पता चला। आप में से किसी ने अगर जियो गेम्स यूज़ किया है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। दूसरा एडवांटेज है रिलायंस का एंटरटेनमेंट सेक्टर में प्रेजेंस। February 14, 2025 में रिलायंस के जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार ने जियो हॉटस्टार नाम का एक मर्ज्ड एंटिटी बनाया। इस मर्जर से रिलायंस का एंटरटेनमेंट स्पेस में पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गया। FY25 में जियो सिनेमा के पास 1.6 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स थे। मर्जर के बाद जियो हॉटस्टार का कंबाइंड सब्सक्राइबर बेस 10 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 10 गुना ज्यादा। इंडिया का ज्यादातर गेमिंग व्यूअरशिप यूट्यूब में कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन व्यूअर्स के पास यूट्यूब के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है। रिलायंस अपने जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने होस्टेड टूर्नामेंट्स ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तीसरा एडवांटेज है रिलायंस का एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, गेमिंग के लिए डेटा और नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लो इंटरनेट स्पीड या इनकंसिस्टेंट कनेक्शंस की वजह से गेम्स खेलना एंटरटेनिंग कम और स्ट्रेसफुल ज्यादा हो जाता है। लेकिन जियो ने इंडियन टेलीकॉम स्पेस में डोमिनेंस बना लिया है। जनवरी 2025 तक रिलायंस के पास 461 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और 40.15% मार्केट शेयर। तो जियो के दम पे रिलायंस शायद नए कस्टमर्स एक्वायर कर सकता है। फास्टर डेटा कनेक्शंस, बेटर कनेक्टिविटी से रिलायंस और लोगों को इस बढ़ते इंडस्ट्री का पार्ट बना सकता है। बट देखो, जहां अपॉर्चुनिटीज हैं वहां चैलेंजेस भी हैं। चलिए इन्हीं चैलेंजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कंपटीशन। गेम है तो दूसरे प्लेयर्स तो होंगे ही, और गेमिंग इंडस्ट्री में रिलायंस का कॉम्पिटिटर है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। इंडिया के ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत सारे लिस्टेड एंटिटीज नहीं है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज RMG और ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज का ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में अपने सब्सिडियरी नॉडविन गेमिंग के साथ प्रेजेंस है। Q3 FY25 में नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में 20.1% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। प्लेग्राउंड सीजन 4, स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज और ड्रीम हैक कॉमिक कॉन के IPs और इवेंट्स के कारण भी नज़ारा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यूज बढ़े। FY25 के जनवरी टू दिसंबर पीरियड में इन IPs के परफॉर्मेंस ने नज़ारा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू को 57% बढ़ाया। फिलहाल नज़ारा टेक्नोलॉजीज अपने RMG सेगमेंट को कंसोलिडेट कर रहा है और एक्विजिशंस के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में भी एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप नज़ारा टेक्नोलॉजीज पे डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नज़ारा का प्रेजेंस रिलायंस के गेमिंग इंडस्ट्री में एंट्री को अफेक्ट कर सकता है। इन दोनों में से इस स्पेस को कौन लीड करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये तो था पहला चैलेंज। इस सेक्टर का दूसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी इश्यूज। इंडिया में गेमिंग से रिलेटेड बहुत क्लियर लॉज या रेगुलेशंस नहीं है, इसीलिए शायद इस इंडस्ट्री में लीगल डिस्प्यूट, स्टेट इम्पोज्ड बैन्स और कॉस्टली लिटिगेशंस के इश्यूज देखने मिल रहे हैं। तीसरा चैलेंज है बिजनेसेस को सस्टेन करना। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के प्लेयर्स पे काफी स्ट्रिक्ट टैक्स लॉज अप्लाई होते हैं। अक्टूबर 2023 में ऑनलाइन मनी गेमिंग के डिपॉजिट्स पे 28% GST ने गेमिंग इंडस्ट्री को नेगेटिवली अफेक्ट किया। और तो और अक्टूबर 2024 में 71 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पे इंडियन गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिसेस इशू किए थे। इन नोटिसेस ने कंपनी से 1.12 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स डिमांड किया था। इन अनसर्टेन टैक्स लायबिलिटीज के कारण गेमिंग इंडस्ट्री में बिजनेस सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। PwC के एक रिपोर्ट के हिसाब से इन टैक्सेस के कारण गेमिंग इंडस्ट्री में होने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स गिरने लगे हैं। इस टैक्स रूल के अप्लाई होने के बाद 2023 से 2024 के फर्स्ट हाफ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की डील वैल्यू $78 मिलियन से $14 मिलियन तक गिर गई। फोर्थ चैलेंज है लो पेनिट्रेशन। इंडिया में गेमिंग के लिए डिमांड तो है, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस कम है। इंडिया में टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन गेमिंग अभी तक एक वायबल करियर ऑप्शन के जैसे नहीं देखा जाता। गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। 2025 में रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 होस्ट किया जाएगा। 2027 में रियाद में ही दुनिया का पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स भी होस्ट होने वाला है। लास्ट ईयर के ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के 500 मिलियन व्यूअर्स थे, जिसमें से 10.5 मिलियन इंडिया से थे। मतलब ग्लोबली ई स्पोर्ट्स को एक्सेप्टेंस मिल रहा है और इंडिया भी धीरे धीरे इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहा है। रिलायंस का इंडिया के गेमिंग सेक्टर में एंट्री इस इंडस्ट्री को काफी बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस इस सेक्टर को डिसरप्ट कर पाएगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।